हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिएगा बेटा, इसकी डेरिवेशन जो है आपके सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है और फाइनल एक्सप्रेशन को स्टडी करना है, दैट इज़ इन योर सिलेबस। ऑलराइट, तो बेटा एलसी ऑसिलेशंस को देखिए, इसमें बाइफरकेट करेंगे तो दो टर्म्स हैं, एक है एलसी, दूसरा है ऑसिलेशन। एलसी स्टैंड्स फॉर अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है ना, तो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है दैट इज़ एल, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ सी। ठीक है, तो एलसी का मतलब हुआ एलसी सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है ऑफ इंडक्टेंस एल और एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऑफ कैपेसिटेंस सी, तो इसे एलसी सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो इस सर्किट में हम स्टडी करेंगे कुछ ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और जब हम उसके ऑसिलेशंस को स्टडी करेंगे तो वो कहलाता है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या ऑसिलेट करता है और क्यों। ठीक है, हम सबसे पहले एक चार्ज कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम अनचार्ज कैपेसिटर नहीं ले रहे, हम जो कैपेसिटर ले रहे हैं उसके पास पहले से चार्ज है। ठीक है, और चार्ज देने के लिए क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को आप एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना। ठीक है, कोई भी ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट करिए तो उस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, उस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाता है। तो हमने एक कैपेसिटर को जो है चार्ज किया है, चार्ज करने के बाद एक चार्ज कैपेसिटर को जैसे ही हम एक इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये कैपेसिटर अपना चार्ज लूज़ करना शुरू कर देता है। द कैपेसिटर स्टार्ट्स टू लूज़ चार्ज। चार्ज लूज़ करने का मतलब है क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया तो चार्ज धीरे धीरे इस कैपेसिटर की प्लेट से इन वायर्स में फ़्लो करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि जब भी चार्ज मोशन में आता है तो करंट आती है। तो चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज़ करेगा, कैपेसिटर का चार्ज की बात हो रही है बेटा, इस कैपेसिटर इन कैपेसिटर्स की प्लेट से जैसे ही चार्ज डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो कैपेसिटर का चार्ज कम होता चला जाएगा और बदले में वो चार्ज क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, करंट। ध्यान रखिएगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज हटने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है ना, उसका मतलब है कि कैपेसिटर अपना चार्ज लूज़ करके सर्किट में करंट बना रहा है। ठीक है, तो चार्ज जैसे ही कम होता है वैसे वैसे इंडक्टर से पास होने वाली करंट जो है इंक्रीज़ करती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, इसका मैं सर्किट बना देती हूँ। ये देखिए बेटा, अगर ये चार्ज कैपेसिटर है तो हमें यहाँ पे चार्ज दिखाना पड़ेगा और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में बराबर चार्ज होता है। तो जैसे ही हम एक चार्ज कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस सी है एक इंडक्टर से जिसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एल है इससे कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे इसमें जो चार्ज है ये कम होगा। जैसे पहले 4 यूनिट है, थोड़ी देर बाद 3 यूनिट होगा, उसकी थोड़ी देर बाद 2 यूनिट, उसकी थोड़ी देर बाद बेटा 2 यूनिट बचेगा, उसके बाद 1 यूनिट बचेगा और उसके बाद चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ये इस सर्किट में इस इंडक्टर में जो है करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, चार्ज स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड करंट थ्रू दी अक्रॉस द इंडक्टर स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ये चार्ज कैपेसिटर में था, ठीक है, और ये करंट इंडक्टर में है। ठीक है बेटा, तो चार्ज कम हो रहा है मतलब कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू बी। अगर चार्ज कम होगा बेटा, क्यू की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से इंडक्टर में ना बेटा मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, उस एनर्जी का मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दूंगी, वो एनर्जी होती है हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन करंट बढ़ रही है मतलब इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, कैपेसिटर के पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है UE, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, U स्टैंड्स फॉर एनर्जी, और इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी होती है, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक एंड U स्टैंड्स फॉर एनर्जी।
ठीक है। कैपेसिटर में चार्ज कम होने का मतलब है, चार्ज डिक्रीज़ होने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, और बदले में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होके, जैसे ही हम एक चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर खुद डिस्चार्ज होके अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम करके इंडक्टर में करंट को इंक्रीज़ करता है, यानी कि इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। एक टाइम ऐसा आता है बेटा जब कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज़ करते करते ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, चार्ज आपका कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज जो है डिक्रीज़ करते करते फाइनली ज़ीरो हो जाता है, और इंडक्टर के अक्रॉस करंट जो है बढ़ते बढ़ते इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो चार्ज कम होते होते जब ज़ीरो हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर इंडक्टर के अक्रॉस करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई तो इंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब जब इसके अक्रॉस का चार्ज ज़ीरो हो गया है और इसमें जितनी मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती थी कर रही है, तो अब देखो ये जो करंट है बदले में यहाँ से चार्ज हमारा डिस्चार्ज होके यहाँ करंट बनी थी, अब ये करंट वापस से पलट के ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया था पूरी तरीके से, ये जो कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया था, डिस्चार्ज होने का मतलब है इसका चार्ज ज़ीरो हो गया था, तो अब बदले में यही करंट उसको वापस घूम के फिर से चार्ज करना शुरू करेगी। ठीक है ना, अब जैसे ही कैपेसिटर फिर से चार्ज स्टोर करना शुरू करेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस का चार्ज इंक्रीज़ करेगा। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट थी वो कैपेसिटर को चार्ज करने में लग गई, खुद उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस की मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, जबकि कैपेसिटर के अक्रॉस की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो करंट इंडक्टर से फ्लो करते हुए कैपेसिटर में गई, उसने कैपेसिटर को चार्ज करते करते मैक्सिमम चार्ज दे दिया। ठीक है ना, तो जैसे ही चार्ज मैक्सिमम होगा करंट हमारी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम है और मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है ना, अब फिर से वही काम होगा, अब कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज है, वो फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो जैसे ही हम एक चार्ज कैपेसिटर को बेटा एक इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज लूज़ करके इंडक्टर को करंट देता है। ठीक है, वो खुद डिस्चार्ज होकर उसमें चार्ज ज़ीरो हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है इंडक्टर के अक्रॉस, फिर इंडक्टर की करंट कैपेसिटर को चार्ज करती है, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और करंट फॉर्म करता है, फिर इंडक्टर की करंट जो है कैपेसिटर को चार्ज करती है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस का ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्सेस। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल एनर्जी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल एनर्जी ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी नहीं है तो ये कैपेसिटर का ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और जो एनर्जी है हमारी, ये ऑसिलेट करती रहेगी। ठीक है ना, ये जो हमारी एनर्जी है ये ऑसिलेट करती रहेगी, किसके बीच में ऑसिलेशन होता है, ये एनर्जी ऑसिलेट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर और मैग्नेटिक एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर के बीच में। तो किसी इंस्टेंट पे एनर्जी कैपेसिटर की मैक्सिमम होगी और इंडक्टर की एनर्जी जो है ज़ीरो होगी, और थोड़ी देर बाद कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी का ऑसिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी ये चलता रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन का काम कौन करता है, ये जब भी वायर में करंट फ्लो करती है तो करंट में हीटिंग इफेक्ट आता है, I2RT। आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है ना 10th में और 12th दोनों क्लासेस में। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी का लॉस होते होते क्या होता है कि एनर्जी कम होते होते फिर फाइनली ना तो कैपेसिटर ना ही इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं बचती, एनर्जी खर्च होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, ड्यू टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो खैर हम LC ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो विदाउट डैम्पिंग, अगर डैम्पिंग नहीं है
विदाउट डैम्पिंग, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। डैम्पिंग नहीं है यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं है, तो ऑसिलेशंस हमारे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से चलते रहेंगे। ये देखिए, ऑसिलेशंस हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में चलते रहेंगे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम हाइट। ये देखो वेव की ऑसिलेशंस की हाइट सेम है ना। लेकिन अगर डैम्पिंग है, इफ़ देयर इज़ डैम्पिंग, यानी कि अगर एनर्जी का लॉस है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो उस केस में बेटा जो हमारी एनर्जी के ऑसिलेशंस है ना, उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते 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 फिर फाइनली ज़ीरो हो जाता है बहुत दूर जाके, ठीक है। ये देखो एम्पलीट्यूड कम होते होते फाइनली ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर किसी के पास भी ना तो कैपेसिटर के पास एनर्जी बचती है, ना ही इंडक्टर के पास एनर्जी बचती है। दोनों की एनर्जी कितनी हो जाती है? ज़ीरो, क्योंकि हीट एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एलसी ऑसिलेशंस का, ठीक है। हमारा इस चैप्टर का बेटा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। लिख देते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है बेटा। चलिए, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने बहुत सुना है, सब जगह लगा रहता है, पावर हाउस से हमारे घर पे बिजली लेके आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर है कि अगर हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में समझें तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है, जो यूज़ किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, मैं बता दूँ इसका क्या कारण है, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ एसी वोल्टेज और करंट के लिए, पहली बात तो, ठीक है ना। एसी वोल्टेज और एसी करंट को डील करेगा, ये डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज को नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ करने के काम आता है, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, स्टेप मतलब वोल्टेज, डिक्रीज़ करना मतलब डाउन, तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर वही ट्रांसफार्मर इंक्रीज़ करता तो उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने के काम आता है। अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को वो डिक्रीज़ करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लेके आता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लेकिन अगर वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में लेके जाता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देती हूँ बेटा, बिजली घर से जो हमारे घर पे पावर हाउस से जो हमारे ट्रांसफार्मर तक, हमारे हर मोहल्ले में लगा होता है ना ट्रांसफार्मर, तो जो पोटेंशियल भेजा जाता है वो काफ़ी हाई होता है, थाउजेंड्स में होता है, लेकिन हमारे घर पे जो आता है वो 220 वोल्ट है। तो जो हमारे घर के बाहर लगा है ना ट्रांसफार्मर, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, क्योंकि पावर हाउस से जो बिजली आती है वो कुछ थाउजेंड्स में होती है, ठीक है, और वो उस 1000 को डिक्रीज़ करके 220 वोल्ट तक लेके आता है, यानी कि वो पोटेंशियल को कम कर रहा है। इसलिए जो हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, वो कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात आते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। इस ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ बेटा, ये बेस्ड है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। This transformer works on the principle of mutual induction, ठीक है। आपको सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं लिखने, पूरी डेफिनेशन मैं आपको आगे समझाऊंगी, मतलब आपको प्रिंसिपल में वो लिखना है। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड है उसको समझते हैं, और उसको समझने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बेटा मैं आपको कुछ पार्ट्स बता दूं। ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल होती है, और बेटा होता है हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है।
अब इन पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल समझेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा, सॉफ्ट आयरन को इस तरीके से होता है। और बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ये देखिए ब्लू कलर से बना रही हूँ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर की मदद से सॉफ्ट आयरन के ऊपर इस तरीके से वूंड की जाती है। फिगर में तो आपको बहुत कम नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में इसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में। ठीक है, और येलो कलर से ये बनाते हैं सेकेंडरी कॉइल। चलिए, क्या आप फिगर देख के बता सकते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? ठीक है, बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। ओके, अभी डेरिवेशन के बाद इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, एक तो ट्रांसफार्मर बनाने का ये तरीका है। ठीक है, इससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन होती है ट्रांसफार्मर बनाने की बेटा कुछ ऐसी। सॉफ्ट आयरन आप इस शेप का लीजिए, ये बेटा हमने ली प्राइमरी कॉइल ब्लू कलर से, और ये ली बेटा हमने सेकेंडरी कॉइल येलो कलर से। दिस इज़ ए बेटर ट्रांसफार्मर, ये ज़्यादा बेटर ट्रांसफार्मर है। अभी थोड़ी देर में बताऊँगी आपको क्यों। इसमें लॉसेस कम होंगे। ट्रांसफार्मर के क्या लॉसेस होते हैं वो भी आगे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसमें लॉसेस जो हैं मिनिमम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, खैर समझने के लिए हम ये फिगर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल अलग अलग दिख रही है। ठीक है, सो दिस कॉइल इज़ द प्राइमरी कॉइल। ये बेटा प्राइमरी कॉइल जो होती है ना, ये पावर हाउस से हमारे पास पोटेंशियल लेके आती है। और ये जो येलो कलर में सेकेंडरी कॉइल है, तो पावर हाउस से जो बिजली आई है उसको डिक्रीज़ करके हमारे घर पे पहुंचाती है। ठीक है, तो पावर हाउस से जो हमारे पास वोल्टेज आई है, ये सेकेंडरी कॉइल उसको डिक्रीज़ करेगी और हमारे घर पे पहुंचाएगी। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर बनाया है, ये हमारे घर के बाहर जो लगा हुआ है, घर के पास हमारे रीजन में, ये वो ट्रांसफार्मर नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियल को कम नहीं करेगा। ठीक है, अभी डेरिवेशन के बाद आपको पता चलेगा कि पावर हाउस से पोटेंशियल कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर चाहिए, उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, वो कम होने चाहिए। वो आपको डेरिवेशन के बाद एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फिगर से पहचानना है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन, तो आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको कंपेयर करिए।
अगर हम प्राइमरी कॉइल देखें बेटा तो इसमें कितने टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और सेकेंडरी कॉइल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्न्स बनाए हैं। तो क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो अगर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, और अगर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से कम होते हैं तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, आपको 2 फिगर दे देंगे और आपसे पहचानेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर वेदर इट इज़ स्टेप अप और स्टेप डाउन, या फिर इतना कह देंगे डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, गिव इट्स प्रिंसिपल, डेरिवेशन, सब कुछ। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पूछा है, बच्चे अगर ये फिगर बना के आते हैं तो ये फिगर गलत हो जाता है, क्योंकि ये फिगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बताया बेटा कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट होते हैं इसके, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड सॉफ्ट आयरन। तो ये देखिए, ये आपको प्राइमरी कॉइल दिख गई, ठीक है, ये आपको सेकेंडरी कॉइल दिख गई, ठीक है, ये जो है ना आपका बेटा, ये आपका सॉफ्ट आयरन है। दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्ट आयरन कोर हमने क्यों यूज़ किया। वो बेटा इसलिए क्योंकि जो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है ना, ये बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। अभी आपको पीछे लिख के बताया कैसे, वो तो हम परफॉर्मेंस में देखेंगे ही, बट अभी के लिए ट्रांसफॉर्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जितना ज़्यादा रेट चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा, उतना ही अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन होगा और ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। तो वो जो फ्लक्स बढ़ाने के लिए हम जो है चाहते हैं कि कोर की परमिएबिलिटी हाई हो। ठीक है, फ्लक्स बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे कोर की परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो परमिएबिलिटी को हाई करने के लिए हम जो है सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है विच इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में सॉफ्ट आयरन डालेंगे तो वो परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। तो सॉफ्ट आयरन का ये काम है, परमिएबिलिटी बढ़ेगी, फ्लक्स लिंक्ड बढ़ेगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा होगा, ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये 3 पार्ट्स ही मेन होते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि इस ट्रांसफॉर्मर से बेटर कंस्ट्रक्शन है ये इसकी। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है, जो कि फ्लक्स लिंक्ड पे बेस्ड है। करेक्ट, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक से बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल को एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल को एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं, चाहे ये ट्रांसफॉर्मर हो चाहे ये वाला ट्रांसफॉर्मर हो, दोनों ही को जब आप और एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स देंगे, तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसा। ये देखिए, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऐसा होता है ना कि करंट बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो जब इस कॉइल से ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है ये जो ब्लू कॉइल आपको दिख रही है, इससे लिंक होने वाली करंट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, और इस तरीके की करंट है। अगर करंट चेंज करेगी, इंक्रीज डिक्रीज करेगी बार बार, तो उस कॉइल के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब है उससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो इस ब्लू कॉइल को जैसे ही आपने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है, तो इस कॉइल से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। अब क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी कॉइल है वो इस कॉइल के ऊपर लपेटी हुई है, तो प्राइमरी का जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो सारा का सारा येलो कॉइल यानी कि सेकेंडरी कॉइल से भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अब हम चाहते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना जो है, इस ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पे बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन होता ही यही है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन ही यही है, दैट ड्यू टू द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ वन कॉइल करंट इज इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि जितना फ्लक्स पहली कॉइल से चेंज हो रहा है वो सारा का सारा सेकंड कॉइल से हो। अगर हम इस तरीके का ट्रांसफार्मर बनाएंगे
तो देखो इसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेस्ट हो जाएगा, तो देखो ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक हो गया, दिस इज लिंक, लेकिन जो इस तरफ जा रहा है ये तो सारा वेस्ट हो गया, करेक्ट। तो हम वेस्टेज को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि पहली कॉइल का जितना फ्लक्स लिंक्ड है, जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो सारा का सारा दूसरी कॉइल से जाए, थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो, ठीक है। इस कॉइल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सेकेंडरी कॉइल से निकलेंगी, लेकिन कुछ जो है जो लेफ्ट साइड जा रही हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन इस केस में देखो सारी की सारी लाइंस जितनी भी ब्लू कॉइल से हैं, जितनी भी प्राइमरी कॉइल्स हैं, सारी की सारी येलो कॉइल्स को भी, येलो कॉइल को भी यानी कि सेकेंडरी कॉइल को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा तो येलो का भी फ्लक्स चेंज होगा और 100% फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि लॉसेस तो हमने एक तारों को जो कॉइल्स है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एक के ऊपर एक वूंड करके हमने जो है बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। इसलिए ये ट्रांसफार्मर की बेटर कंस्ट्रक्शन है इस कंस्ट्रक्शन से इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो जब इसका फ्लक्स चेंज होता है बेटा, इसका फ्लक्स लिंक चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। क्या इंड्यूस हो जाती है? करंट। और करंट इंड्यूस होने का मतलब है ईएमएफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस हो गया। यही तो था ना पिछले चैप्टर का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा है बेसिक प्रिंसिपल। अब जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो वो लिखाते हैं ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये गलत है। इंडक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स इस्तेमाल होती हैं इसलिए उसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। सिर्फ इंडक्शन लिखेंगे तो सेल्फ इंडक्शन भी होता है जिसमें सिंगल कॉइल यूज़ होती है, ठीक है। तो हमारे घर पे बिजली कैसे आएगी? अगर पावर हाउस वाली कॉइल ही यूज़ करेंगे, हमारे घर से कनेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे घर पे तो पोटेंशियल आएगा ही नहीं। तो दो कॉइल्स इस्तेमाल करी जाती हैं और एक के फ्लक्स की वजह से दूसरे में पोटेंशियल और ईएमएफ इंड्यूस होता है। पोटेंशियल ईएमएफ या करंट जो भी बोलिए इंड्यूस होता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड नॉट इंडक्शन बट म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको पूरा लिखना है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है। तो हमें ट्रांसफार्मर का मतलब समझ आया कि एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल को बढ़ाता है या कम करता है। दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया और इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि प्राइमरी कॉइल में हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स देते हैं जो पावर हाउस से आता है और सेकेंडरी कॉइल हमारे घर से कनेक्ट होता है, हमारे घर के लोड से कनेक्ट होता है। फ्रिज, टीवी, एसी, एनीथिंग, बल्ब जो भी आप चलाते हो वो सब इससे जो है सेकेंडरी कॉइल से ही हमें पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा इसकी डेरिवेशन पे। डेरिवेशन क्या, एक्सप्रेशन ही है, डेरिवेशन तो इसमें कुछ बहुत बड़ी है नहीं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है तो इसकी वर्किंग समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ये पूरी पिछले चैप्टर में हम समझ चुके हैं। तो हमने देखा बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर की कुछ ऐसी करी थी, ठीक है, कि जितना फ्लक्स हमारा प्राइमरी से लिंक्ड था, प्राइमरी कॉइल से, उतना ही फ्लक्स हमारा सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक हुआ, ठीक है ना। तो अगर पहली कॉइल का फ्लक्स का रेट चेंज हुआ है उतना ही रेट चेंज सेकेंडरी कॉइल के भी फ्लक्स का हुआ, यानी कि d∅/dt ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू d∅/dt ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो दोनों के लिए हम सेम एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, फ्लक्स का लॉस हम होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है बेटा फैराडेज लॉ। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है तो उसके लिए लॉ किसने दिया था? फैराडे और लेंज ने। ये मैंने आपको सिखाया है। फैराडेज लॉ ऑफ EMI हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जो भी इंड्यूस्ड EMF है दैट इज़ गिवन बाय द नेगेटिव ऑफ रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये सिंगल कॉइल के लिए है, लेकिन अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंगल कॉइल का फ्लक्स अगर पाई है तो दो कॉइल्स का फ्लक्स हो जाएगा 2π, 3 कॉइल्स का फ्लक्स हो जाएगा 3π, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो फ्लक्स हो जाएगा n∅। तो हमें n से मल्टीप्लाई करना होता है, हम कई बार इसको पिछले चैप्टर में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो दोनों ही में करें EMF इंड्यूस होता है। तो पहली कॉइल का, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आपको नाम दे देती हूँ। सपोज करिए प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है NP, प्राइमरी कॉइल में जो EMF है वो है EP, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है दैट इज़ IP। इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं NP,
EMF इंड्यूस जो हुई है, सॉरी NS, ठीक है, सेकेंडरी है, सो वी विल यूज द सबस्क्रिप्ट S, थोड़ा ठीक कर देते हैं, NS। और सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुई है दैट इज़ ES, और जो करंट इंड्यूस हुई है दैट इज़ डिनोटेड बाय IS, ठीक है। तो दोनों ही में, प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाते हैं। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू -N dφ/dt, ठीक है। तो EMF अक्रॉस अगर हम प्राइमरी निकालेंगे तो यहाँ P लगाएंगे और N के साथ भी P लगाएंगे। फाई के साथ P लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, इसके साथ P लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी का बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो वी हैव EP इज इक्वल्स टू -NP टाइम्स ऑफ रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसी तरीके से EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू -NS रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स सेम है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, dφ/dt कट जाएगा, हमारे पास बचेगा EP/ES इज इक्वल्स टू NP/NS। सो वील राइट हियर EP डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल्स टू NP डिवाइडेड बाय NS, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देखिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आप चाहते हैं कि EMF आपकी जो पोटेंशियल EMF या फिर पोटेंशियल, इसको V भी ले सकते हैं अगर सिंपल उसमें समझना चाहते हैं तो, अदरवाइज बात एक ही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं तो EMF और पोटेंशियल मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है यानी कि जो EMF है उसको आप स्टेप अप करें यानी कि बढ़ाएं, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि हमारे पास आया तो था 100 वोल्ट लेकिन हम उसको बढ़ा के 1000 वोल्ट करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप पोटेंशियल को बढ़ाएं यानी कि EP हमारा कम रहे लेकिन हम उसको बढ़ा के म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना से, ट्रांसफार्मर की मदद से, वो जो लो वैल्यू थी EMF अक्रॉस प्राइमरी की उसको सेकेंडरी में आते आते हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बेटा ES आपका ज़्यादा हो, EP आपका कम हो, तो देखिए EMF और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर में EMF अक्रॉस प्राइमरी है और RHS में भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी है, ठीक है। LHS में डिनोमिनेटर में EMF अक्रॉस सेकेंडरी है, RHS में डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी है, प्राइमरी न्यूमरेटर में है, सेकेंडरी डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है EMF नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। EMF का नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर आप चाहते हैं EMF इंक्रीज कर जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए, अगर आप चाहते हैं EMF डिक्रीज कर जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अगर आप चाहते हैं कि EMF सेकेंडरी से ज़्यादा हो जाए तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। आप चाहते हैं EMF अक्रॉस सेकेंडरी ज़्यादा हो प्राइमरी के कंपैरिजन में तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि EMF नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे 100 वोल्ट है, सपोज करो 100 वोल्ट है, आप चाहते हैं इसको 10 गुना बढ़ा दें, 10 गुना बढ़ा दें यानी कि 100 वोल्ट का 1000 वोल्ट कर दें तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 10 गुना बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 50 टर्न है ना तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टर्न्स भी 10 गुना यानी कि 10 टाइम्स 50 × 10 बढ़ाने पड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे 500, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पोटेंशियल 10 गुना हो जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 गुना कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं पोटेंशियल 20 टाइम्स हो जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 20 टाइम्स कर दीजिए। तो जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, अगर आप चाहते हैं पोटेंशियल कम करना तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दीजिए, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसीलिए मैंने कहा था कि फिगर देख के हम बता सकते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन। अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा हैं इसका मतलब सेकेंडरी का EMF प्राइमरी के EMF से ज़्यादा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर फिगर में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं प्राइमरी से इसका मतलब सेकेंडरी का EMF भी कम होगा प्राइमरी से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हमारे अगले एक्सप्रेशन पे, ठीक है।
अगर हम सपोज करें कि हमने पावर का लॉस होने ही नहीं दिया, इफ देयर इज नो पावर लॉस, यानी कि सपोज करो एनर्जी का, पावर का ड्यूरिंग दिस फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो भी स्टेप अप स्टेप डाउन हुआ है, इस दौरान पावर का लॉस हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्वल है, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला होता है ई आई, पिछले चैप्टर में भी हमने यूज़ किया था, ठीक है। पावर होता है द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड करंट। देखो अब इनपुट पावर कहाँ है, इनपुट कहाँ से आया था, जो इनपुट आया था वो हमारा प्राइमरी कॉइल में आया था, तो इनपुट पावर के लिए हम ले लेंगे ई पी इंटू आई पी, ठीक है। और जो आउटपुट है पावर का, आउटपुट हमारा पावर का सेकेंडरी से आया है, तो आउटपुट पावर के लिए हम ले लेंगे ई एस इंटू आई एस, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है ई आई। उस पर कितना है, इनपुट पावर के लिए ई पी आई पी और आउटपुट पावर के लिए ई एस आई एस, ठीक है। और क्योंकि पावर का लॉस नहीं हुआ, इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल है, इसका मतलब है इनपुट पावर का मतलब हुआ बेटा ई पी आई पी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर का मतलब हुआ ई एस आई एस, ठीक है। इससे हम ई पी और ई एस का रेशियो निकालते हैं, ई पी अपॉन ई एस आ जाएगा हमारा आई एस अपॉन आई पी के, ठीक है। ये देखिए हम ई पी के डिनोमिनेटर में ई एस को ले गए और आई एस के डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली आई पी आ जाएगा, ये, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। न्यूमरेट LHS के न्यूमरेटर में देखो EMF अक्रॉस प्राइमरी है, लेकिन RHS में करंट अक्रॉस सेकेंडरी है, ठीक है। और LHS के डिनोमिनेटर में देखो EMF अक्रॉस सेकेंडरी है, लेकिन RHS के डिनोमिनेटर में करंट अक्रॉस प्राइमरी है, उल्टा आप देख रहे हैं ना, सेकेंडरी EP IP, प्राइमरी के अक्रॉस ये इन्वर्सली। तो आप देखिए EMF हमारा करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर EMF बढ़ा तो करंट कम हो जाएगी, लेकिन अगर EMF कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंस EMF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट EMF बढ़ा तो करंट कम, EMF कम हुआ तो करंट ज़्यादा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब इससे देखिए हम दोनों रिजल्ट को ना कंबाइन करेंगे, ये हमारा पिछला रिजल्ट है, ज़रा इसको ना अगले पेज में लेके जाते हैं। ये रिजल्ट देखिए बेटा, हमारा ई पी अपॉन ई एस इसके बराबर है और ई पी अपॉन ई एस इसके बराबर है, ठीक है ना। अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई है, सपोज करिए हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई है और x इज इक्वल्स टू z है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z, लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि ये हमारा इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो हम इन तीन क्वांटिटीज़ को इक्वल कर सकते हैं। तो एक जनरल एक्सप्रेशन बना देते हैं, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स एंड EMF आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी, बट EMF एंड करेंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है बेटा। चलिए अब इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, देखो EMF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, EMF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसका मतलब तो मैंने बता दिया कि अगर EMF बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा। तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, हमारा EMF बढ़ जाता है, यानी कि ES हमारा EP से बड़ा है,
तो करंट कम हो जाएगी, दैट इज करंट अक्रॉस सेकेंडरी विल बी लेस दैन करंट अक्रॉस प्राइमरी। ठीक है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है ES सेकेंडरी का EMF प्राइमरी के EMF से बड़ा है, पर क्योंकि EMF और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से अगर सेकेंडरी का EMF प्राइमरी के EMF से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से कम होगा। ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में EMF तो बढ़ता है, पोटेंशियल तो बढ़ता है, लेकिन करंट कम हो जाती है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में EMF कम होता है, लेकिन जो हमारी करंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, तीसरा टर्म हम पढ़ते हैं बेटा एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। चलिए, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं बेटा ईटा से। ये एफिशिएंसी का सिंबल है और इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है। और आउटपुट पावर और इनपुट पावर आपको दिया हुआ है, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। तो आप यहाँ पे ES IS अपॉन इनपुट पावर मतलब EP IP इंटू 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज मतलब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने बोला कि अगर हम पावर लॉस, इफ़ देयर इज़ नो पावर लॉस हुआ ही नहीं है, तो वो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हुआ ना। करेक्ट। इस क्यों? क्योंकि इनपुट पावर आउटपुट के इक्वल है। तो देखिए, अगर हमारी आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल हो गई तो ये तो कट के आपको 1 दे देगा। तो 1 इंटू 100 एफिशिएंसी कितनी हो गई? 100% एफिशिएंसी। यानी कि अगर आप पावर का लॉस ना होने दें तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है 100% एफिशिएंट होता है। तो ये जो आपने कंडीशन पढ़ी है ना, ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए पढ़ी है। पर प्रैक्टिकली जो हमारे ट्रांसफार्मर आज के टाइम पे हमारे पास हैं वो 100% एफिशिएंट तो नहीं, लेकिन 99% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हमने बना लिए हैं, वेरी क्लोज टू 100। पर हाँ, 1-2-3% का लॉस फिर भी हो जाता है। ठीक है। अब अगर ये ट्रांसफार्मर में एनर्जी का और पावर का लॉस होता है तो क्यों होता है उसको समझते हैं। ठीक है। सो वी हैव एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो देखिए बेटा, कई तरीके के लॉसेस होते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं, पहले मैं नाम लिख देती हूँ क्योंकि लॉसेस हैं बहुत इजी समझने में। कॉपर लॉस, दूसरा है बेटा हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है। और एक लॉस होता है हमारा एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है। एक लॉस होता है हमारा हमिंग लॉस, जो आवाज़ की वजह से होता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे, दीज आर वेरी इजी। हमिंग लॉस, एंड देन वी हैव एक हमारे पास हिस्टेरिसिस हो गया, एडी करंट हो गया, एक फ्लक्स लीकेज की वजह से होता है, फ्लक्स लीकेज की वजह से भी लॉस हो सकता है। ठीक है। एंड दैट्स इट। तो कॉपर लॉस देखिए बेटा क्या होता है। कॉपर लॉस मतलब ऐसा लॉस जो कॉपर वायर की वजह से है। अब भैया कॉपर वायर ऐसा क्या लॉस कराती है? कॉपर वायर में जब आई करंट फ्लो करेगी तो वो हीटिंग इफेक्ट देती है इक्वल टू I²R। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट तो चाहे डायरेक्ट करंट, तो प्राइमरी कॉइल को आप करंट तो दे रहे हो ना। तो जब हम करंट देते हैं और वो कॉइल ना कॉपर की बनी है, तो कॉपर वायर में जब करंट देते हैं तो उसमें हीटिंग होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है इन द कॉपर वायर ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो उसे बोलते हैं कॉपर लॉस। क्योंकि कॉपर वायर में हो रहा है हीटिंग की वजह से, तो उसको नाम दे दिया कॉपर लॉस। ठीक है। दूसरा होता है बेटा हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है। आपने जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है। ये है हमारे पास, एक एक मटेरियल मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ। तो कंटिन्यूसली, क्योंकि देखो बेटा मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, ये जो ट्रांसफार्मर बना है ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बना है ना। ठीक है। ये हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं कि नहीं करते? सॉफ्ट आयरन, और आयरन हर कोई जानता है एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ये देखिए सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। और हम करंट दे रहे हैं ऑल्टरनेटिंग, यानी कि करंट बढ़ती है तो मैग्नेटाइज
ये मैग्नेटाइज हो जाता है। करंट कम होती है, होते होते ज़ीरो होती है, तो सॉफ्ट आयरन कोर डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ना। फिर करंट बढ़ेगी तो फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर करंट कम होती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कम होते होते ज़ीरो, फिर बढ़ रही है, फिर कम होते होते ज़ीरो। तो ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन है ना, ये बार बार मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है। ये साइकिल चलती रहती है थ्रू आउट। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से एक हिस्टेरिसिस बनता है और वो लॉस करता है, विच इज़ कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। इसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है। एडी करंट मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाए थे कि एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर जब फ्लक्स चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होती है तो उसे एडी करंट बोलते हैं। अब ये देखो, ये एक कंडक्टर है, आयरन है ना, आयरन इज ए कंडक्टर, मेटल होता है, करेक्ट। और इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है इससे, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये कंडक्टर के अंदर जब करंट इंड्यूस होती है तो उसे एडी करंट बोलते हैं। और एडी करंट का जब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था तो आपको बताया था कि एडी करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर से हमारे पास है बेटा कि सॉफ्ट आयरन, देखो कॉपर लॉस कॉपर वायर में हुआ हीटिंग की वजह से, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस हमारा सॉफ्ट आयरन कोर में हुआ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से। एडी करंट हमारा फिर से जो है सॉफ्ट आयरन कोर में हो रहा है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से नहीं, ये हो रहा है इंड्यूस्ड करंट एडी करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमिंग लॉस। आपने हो सकता है टीवी में देखा हो या कभी एक्सपीरियंस किया हो, जैसे मधुमक्खी से, हमारी हनी बी से हमिंग की आवाज़ आती है ना, इस तरीके की। तो जब हमारे पास बहुत थिक वायर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, थिक वायर का भी अपना रीज़न होता है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, करंट ज़्यादा होती है। तो जब कभी भी हम थिक वायर, मोटी वायर यूज़ करते हैं ना बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो उसमें जो है करंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो करंट ना जो है हमिंग नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। उस तार से ना बिजली की तार से ऐसी आवाज़ आती है। नॉइज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमिंग का मतलब नॉइज़, आवाज़ आ रही है। नॉइज़ जो है हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, ठीक है। एनर्जी आ रही है तो एनर्जी क्रिएट तो हुई नहीं है, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर नॉइज़ एनर्जी आ रही है वायर से, हमिंग हो रही है, नॉइज़ एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे ट्रांसफार्मर की एनर्जी का थोड़ा सा लॉस हुआ है और ट्रांसफार्मर की एनर्जी थोड़ी सी नॉइज़ एनर्जी में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक होता है फ्लक्स लीकेज। हालांकि हमने दोनों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को एक के ऊपर एक लपेट के फ्लक्स लीकेज बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा फ्लक्स साइड से वेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। और इसमें तो बहुत सारा फ्लक्स वेस्ट है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स वेस्ट है। तो अगर इस तरीके का ट्रांसफार्मर है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स लीकेज होता है। तो फ्लक्स लीक हो गया, देखो 50% फ्लक्स तो सेकेंडरी से गुजरा प्राइमरी का, लेकिन 50% तो लेफ्ट साइड से निकल गया, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स वेस्ट ही तो हो गया, ठीक है। फ्लक्स वेस्ट होने का मतलब है प्रॉपर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हुआ और एनर्जी का लॉस हुआ। तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी के कई लॉसेज हैं, कुछ कॉपर वायर में होते हैं, कुछ सॉफ्ट वायर में होते हैं, कुछ नॉइज़ एनर्जी में वेस्ट हो जाते हैं, और कुछ फ्लक्स जो है 100% अगर लिंक नहीं होता तो फ्लक्स एनर्जी के फॉर्म में लीक हो जाता है, ठीक है। दीज वर द लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर के यूजेस बहुत सारे हैं बेटा। ये लाउड स्पीकर में यूज़ होता है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी आते हैं जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो। हमेशा जो हमारे घर के बाहर बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा है, ज़रूरी नहीं है कि उतना बड़ा हो। कई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो बच्चे स्टूडेंट्स वो तैयार करते हैं ना मॉडल, तो उसमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। तो रेडियो में, लाउड स्पीकर्स में, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमारे ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस में भी यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर, और हमारे जो है क्या कहते हैं जो बिजली बनाने वाले पावर हाउसेज हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के कई जगह यूजेज हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इसमें ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, कि पावर हाउस से बिजली जो हमारे घर पे भेजी जाती है, ट्रांसपोर्ट करी जाती है। देखो बिजली घर तो बहुत दूर बना है, हमारे घर के पास वाले ट्रांसफार्मर में बिजली पावर हाउस से आती है, ट्रांसफार्मर की मदद से ही आती है, ठीक है ना। और दोनों ट्रांसफार्मर जो है वायरिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है बिजली भेजने के, पावर भेजने के, और वो दो ऑप्शन ये हैं कि हाई वोल्टेज
और लो करंट पे भेजो, या फिर लो वोल्टेज और हाई करंट पे भेजो। ठीक है ना, मेन इस पे है कि हाई वोल्टेज पे भेजें या लो वोल्टेज पे। लेकिन हाँ, हमने अभी देखा था कि क्योंकि ईएमएफ और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो करंट कम हो जाएगी, लेकिन अगर वोल्टेज कम रखेंगे तो करंट ज़्यादा। तो हमें एक तो इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो पावर ट्रांसपोर्ट करी जाती है वो किस पे करी जाती है, हाई वोल्टेज लो करंट पे भेजी जाती है, या फिर हाई वोल्टेज लो करंट पे भेजी जाती है, या फिर लो वोल्टेज और हाई करंट पे भेजी जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बिजली घर से हमारे घर पे जो पावर आती है इसका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, थाउजेंड्स में होता है, थाउजेंड्स में, 20,000, 10,000, 25,000 वोल्ट इतना। और हमारे घर पे जो भेजी जाती है वो 220 वोल्ट, कुछ 100, 200 के आसपास भेजी जाती है। ठीक है ना, तो ये जो बिजली घर से वोल्टेज भेजी गई, ये हाई वोल्टेज क्यों भेजी गई, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता तो करंट बहुत बुरी तरह लगता है। ठीक है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके आसपास जाना उस वायर के। ठीक है, तो हाई वोल्टेज पे इसलिए भेजा जाता है, बेटा ध्यान से देखना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है H = I² RT। मैं साफ साफ लिख देती हूँ। हीटिंग करंट का फॉर्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I² RT। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब पावर स्टेशन से हमारे घर के पास वाले ट्रांसफार्मर में भेजी जा रही है तो हीट एनर्जी ज़्यादा ना आए, क्यों, नहीं तो पावर का लॉस होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि हीट एनर्जी कम हो जाए। तो इसको कम रखने के दो तरीके हैं, या तो आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करिए, या तो आप करंट को डिक्रीज़ करिए। ठीक है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने के लिए हमें जो है बहुत ही थिक वायर लेनी पड़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना, R = ρl/A, रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप चाहते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाए तो आपको एरिया बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, बहुत मोटी वायर लेनी पड़ती है। अब कितना थिक वायर लोगे, इतनी मोटी वायर बनाने की कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी, इकोनॉमिकल नहीं है, पैसा बहुत खर्च होगा गवर्नमेंट का। ठीक है ना, और दूसरी बात, अगर रेजिस्टेंस को आप कम करेंगे तो ठीक है हीटिंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन उतने इफेक्टिवली कम नहीं होगा जितनी इफेक्टिवली करंट को कम होने से होता है। इसको ना मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि अगर रेजिस्टेंस 2 टाइम्स करोगे तो हीटिंग इफेक्ट भी 2 टाइम्स हो जाता है, लेकिन अगर करंट 2 टाइम्स करते हो ना, ठीक है ना, तो करंट का स्क्वायर है ना, तो हीटिंग इफेक्ट 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ बेटा, H होता है I² RT। अगर रेजिस्टेंस को 2 गुना करोगे तो हीटिंग इफेक्ट 2 गुना हो जाएगा, लेकिन अगर करंट को 2 गुना किया तो हीटिंग इफेक्ट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। करंट को 3 गुना करोगे तो हीटिंग इफेक्ट 9 गुना, करंट को 4 टाइम्स करोगे तो हीटिंग इफेक्ट 6 टाइम्स। यानी कि हीटिंग इफेक्ट किससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, करंट से। अगर आप करंट को सिर्फ 2 गुना कम कर दोगे ना तो हीटिंग इफेक्ट 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करंट को 3 गुना कम करोगे तो हीटिंग इफेक्ट 9 गुना कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पावर और एनर्जी का लॉस कम से कम हो, तो आप करंट को कम करिए, हीटिंग इफेक्ट स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है ना, और करंट को कम करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि करंट को I को डिक्रीज़ करें, ठीक है, तो EMF को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि EMF और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही था ना, तो हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं एनर्जी और पावर का लॉस कम से कम हो, इसके लिए हम चाहते हैं करंट कम हो, तो हमें EMF बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, थाउजेंड्स में। तो हमारे घर पे जो ट्रांसपोर्ट करके आती है वो थाउजेंड्स में होता है, एट हाई वोल्टेज लो करंट। इसको बोलते हैं पावर इज ट्रांसपोर्टेड एट हाई वोल्टेज और हाई EMF, कुछ भी कहिए, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। और हमारे घर के पास वाला ट्रांसफार्मर उसको लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है।